नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम CAIIB के BFM पेपर के चैप्टर 3 कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग और NRI अकाउंट्स के 27 MCQs को कवर करेंगे। अगर आपने अच्छे से इन MCQs पर ध्यान दिया तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the structural architecture of correspondent banking. 1. It is a bilateral financial arrangement where a correspondent bank provides localized services on behalf of a respondent bank located in a foreign jurisdiction. 2. The respondent bank must maintain its own physical branch network in the foreign country to execute these transactions legally. 3. The scope of services typically includes international clearing, fund collections, foreign exchange, and trade finance routing. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए इस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के पूरे आर्किटेक्चर को समझते हैं। यह एक द्विपक्षीय व्यवस्था है जहां एक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक किसी विदेशी क्षेत्र में एक घरेलू बैंक के लिए काम करता है। इस घरेलू बैंक को हम रेस्पोंडेंट बैंक कहते हैं। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्रॉस बॉर्डर लेनदेन को आसान बनाना है। इसमें क्लियरिंग, कलेक्शंस, फॉरेक्स और ट्रेड फाइनेंस जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल होती हैं। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है और साथ ही स्टेटमेंट 3 भी सही है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 2 क्यों गलत है। अगर कोई बैंक किसी विदेशी देश में अपनी खुद की फिजिकल ब्रांच खोल लेता है तो उसे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की कोई जरूरत नहीं होती। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ही यह है कि बिना भारी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगाए ग्राहकों को विदेशी सेवाएं दी जा सकें। इससे समय की भी बचत होती है। इसलिए स्टेटमेंट 2 तकनीकी रूप से गलत है। आइए अब इंटरनेशनल क्लियरिंग सर्विसेज में एजेंसी रिलेशनशिप के इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the operational relationship between a correspondent bank and a respondent bank. 1. The correspondent bank acts exclusively as an agent and does not assume the principal credit risk of the respondent bank's underlying customers. 2. The operational terms, including the fee structure and limits, are governed by a mutually signed bilateral agency agreement. 3. The correspondent bank is legally obligated to conduct primary Know Your Customer checks on the respondent bank's individual retail customers. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। चलिए इस एजेंसी रिलेशनशिप के नियमों को गहराई से समझते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में विदेशी बैंक हमेशा एक एजेंट के रूप में काम करता है, न कि प्रिंसिपल के रूप में। इसका मतलब है कि वह रेस्पोंडेंट बैंक के अंतिम ग्राहकों का क्रेडिट रिस्क बिल्कुल नहीं लेता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। यह पूरा कामकाज एक द्विपक्षीय समझौते के तहत होता है, जिसमें फीस स्ट्रक्चर और सर्विस लिमिट स्पष्ट रूप से लिखी होती हैं। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब बात करते हैं
स्टेटमेंट 3 की यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि करस्पॉन्डेंट बैंक कभी भी दूसरे बैंक के खुदरा ग्राहकों का डायरेक्ट केवाईसी चेक नहीं करता। प्राथमिक केवाईसी की पूरी कानूनी जिम्मेदारी उसी रेस्पोंडेंट बैंक की होती है जिसने उस ग्राहक का खाता खोला है। करस्पॉन्डेंट बैंक सिर्फ रेस्पोंडेंट बैंक की ड्यू डिलिजेंस करता है, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए इस केस स्टडी के जरिए ट्रेड फाइनेंस में करस्पॉन्डेंट बैंक के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझते हैं। Scenario: An Indian exporter receives a letter of credit (LC) from a buyer in Brazil. The issuing Brazilian bank does not have a direct branch in India. Based on international trade finance guidelines, consider the following statements regarding the correct regulatory actions. 1. The Brazilian bank must utilize a correspondent bank in India, known as the advising bank, to authenticate and forward the LC to the exporter. 2. The Indian correspondent bank automatically assumes the financial liability of the LC upon receipt, regardless of the issuing bank's payment capacity. 3. The Indian correspondent bank is entitled to charge an advising fee for verifying the authenticity of the SWIFT message. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। इस ट्रेड फाइनेंस सिनेरियो में जब ब्राजील के बैंक की भारत में कोई शाखा नहीं है तो उसे एक करस्पॉन्डेंट बैंक का सहारा लेना होगा। इस बैंक को हम एडवाइजिंग बैंक कहते हैं। इसका काम एलसी को ऑथेंटिकेट करके भारतीय एक्सपोर्टर तक सुरक्षित पहुंचाना है, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। इस सुरक्षित मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विफ्ट मैसेज को वेरीफाई करने के बदले एडवाइजिंग बैंक एक एडवाइजिंग फीस चार्ज करता है, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है। लेकिन ध्यान दें, एडवाइजिंग बैंक सिर्फ संदेशवाहक होता है, वह एलसी की वित्तीय गारंटी ऑटोमेटिक रूप से नहीं लेता। अगर ब्राजील का बैंक डिफॉल्ट करता है तो भारतीय बैंक अपने पैसे नहीं देगा जब तक कि उसने एलसी में अपना कंफर्मेशन ना जोड़ा हो, इसलिए स्टेटमेंट 2 पूरी तरह गलत है। आइए अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और वॉल्फ्सबर्ग ग्रुप के इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the anti-money laundering (AML) guidelines and Wolfsburg Group principles for correspondent banking. 1. The Wolfsburg Group principles explicitly prohibit correspondent banks from establishing or maintaining relationships with shell banks that have no physical presence. 2. Correspondent banks must conduct ongoing, risk-based due diligence on all respondent institutions to mitigate money laundering and terrorism financing risks. 3. Correspondent banks are required to assess the effectiveness of the respondent bank's internal AML controls and its management ownership structure. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। चलिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों और वॉल्फ्सबर्ग ग्रुप के सिद्धांतों को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार किसी भी करस्पॉन्डेंट बैंक को शेल बैंक्स के साथ काम करने की सख्त मनाही है। शेल बैंक्स वो होते हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। इसके अलावा
करस्पॉन्डेंट बैंक को अपने रेस्पोंडेंट बैंक पर लगातार रिस्क बेस्ड ड्यू डिलिजेंस करना होता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोका जा सके। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। इस प्रक्रिया में करस्पॉन्डेंट बैंक यह भी चेक करता है कि रेस्पोंडेंट बैंक का इंटरनल कंट्रोल कैसा है और उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर किन लोगों के हाथ में है। यह जांचना अनिवार्य है। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी पूरी तरह सही है। चलिए नोस्ट्रो अकाउंट के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the operational structure of a Nostro account. 1. A Nostro account is fundamentally defined as our account with you, maintained by a domestic bank with a foreign correspondent bank. 2. The Nostro account is exclusively denominated in the domestic currency of the bank that opened it. 3. It is actively utilized as the primary settlement account for routing cross-border inward and outward foreign currency remittances. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए नोस्ट्रो अकाउंट के वर्किंग मैकेनिज्म को डिकोड करते हैं। लैटिन भाषा में नोस्ट्रो का मतलब होता है हमारा अकाउंट आपके पास, यानी यह एक ऐसा खाता है जो एक घरेलू बैंक किसी विदेशी करस्पॉन्डेंट बैंक में खोलता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। इस खाते का मुख्य काम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस और ट्रेड पेमेंट्स को सेटल करना होता है। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, जो कि गलत है। नोस्ट्रो अकाउंट हमेशा विदेशी मुद्रा में खोला जाता है, ना कि घरेलू मुद्रा में। उदाहरण के लिए, अगर भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमेरिका के सिटी बैंक में नोस्ट्रो अकाउंट खोलता है तो वह खाता अमेरिकी डॉलर में होगा, ना कि भारतीय रुपए में। इसलिए स्टेटमेंट 2 कॉन्सेप्चुअली गलत है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग के जरिए बैंक बिना विदेशी ब्रांच खोले इंटरनेशनल सर्विस देते हैं। करस्पॉन्डेंट बैंक एक एजेंट होता है जो रिटेल कस्टमर्स का केवाईसी नहीं करता। एडवाइजिंग बैंक सिर्फ एलसी ऑथेंटिकेट करता है, वित्तीय गारंटी नहीं लेता। वॉल्फ्सबर्ग नियमों के तहत शेल बैंक्स के साथ काम करना पूरी तरह वर्जित है। नोस्ट्रो अकाउंट हमेशा विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा में ही खोला जाता है। अगले सवाल में हम वोस्ट्रो अकाउंट और मिरर अकाउंटिंग के कैलकुलेशन को समझेंगे। चलिए इसके स्टडी के जरिए वोस्ट्रो अकाउंट की वर्किंग को समझते हैं। Scenario: A correspondent bank in the United States wants to facilitate rupee payments for its clients in India. To do this, it opens a Vostro account with State Bank of India (SBI) in Mumbai. Based on FEDI guidelines, consider the following statements regarding the operation of this account. 1. The Vostro account maintained at SBI will be exclusively denominated in Indian rupees, INR. 2. To fund this account, the US bank must remit US dollars to SBI's Nostro account in New York. 3. Upon receiving the USD funds in New York, SBI will apply the TT selling rate to convert and credit the equivalent INR to the Vostro account in Mumbai. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D.
1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। चलिए वोस्ट्रो अकाउंट के इस सिनेरियो को डिकोड करते हैं। लैटिन में वोस्ट्रो का मतलब है आपका अकाउंट हमारे पास। जब कोई अमेरिकी बैंक भारत के एसबीआई में खाता खोलता है तो उसे भारतीय रुपए में ही मेंटेन किया जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। अब इस रुपए वाले खाते में पैसे कैसे आएंगे? इसके लिए विदेशी बैंक को डॉलर भेजने होंगे। यह डॉलर वह एसबीआई के न्यूयॉर्क स्थित नोस्ट्रो अकाउंट में भेजेगा, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी पूरी तरह सही है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 3 गलत क्यों है। जब एसबीआई के विदेशी खाते में डॉलर आ जाते हैं तो वह उन डॉलर्स को खरीदता है और बदले में रुपए देता है। फेडाई के नियमों के अनुसार जब विदेशी मुद्रा पहले ही आपके पास आ चुकी हो तो बैंक हमेशा टीटी बाइंग रेट लगाता है। टीटी सेलिंग रेट तब लगता है जब बैंक विदेशी मुद्रा बेच रहा हो, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। अगले सवाल में हम लोरो अकाउंट के रेफरेंसिंग मैकेनिज्म को समझेंगे। आइए अब लोरो अकाउंट से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the Loro account in multi-bank international transactions. 1. The term Loro translates to their account with them and is used as a third-party reference point. 2. It is a separate, physical ledger account that a domestic bank must open specifically for routing third-country payments. 3. It is commonly utilized when a bank needs to route a transaction through a correspondent bank where it does not maintain its own Nostro account. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए इस लोरो अकाउंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नोस्ट्रो और वोस्ट्रो की तरह लोरो भी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है उनका अकाउंट उनके पास। यह एक रेफरेंस टर्म है जो मल्टी बैंक ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। जब किसी बैंक का अपना खुद का नोस्ट्रो खाता किसी विशेष देश में नहीं होता तो वह किसी तीसरे बैंक के खाते का इस्तेमाल करता है। इसी व्यवस्था को लोरो रेफरेंसिंग कहते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। यह स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है। लोरो कोई फिजिकल या अलग से खोला गया खाता नहीं होता है। बैंक को इसके लिए कोई नया लेजर नहीं बनाना पड़ता। यह सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है जिसका इस्तेमाल मैसेजिंग और कम्युनिकेशन में किया जाता है जब दो बैंक किसी तीसरे बैंक के खाते की बात कर रहे हों। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। आइए अगले सवाल में एक्सचेंज रेट कैलकुलेशन के एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आइए अब फॉरेन एक्सचेंज के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। An Indian exporter's bill of $1 lakh has been realized, and the proceeds are already credited to the Indian bank's Nostro account in New York. The bank must now convert this and credit the exporter's domestic account. The current exchange rates are: TT buying rate, rupees 83.10. Bill buying rate, rupees 83.00. TT selling rate, rupees 83.25. Bill selling rate, rupees 83.35. Calculate the correct INR amount that will be credited to the exporter's account. Option A. Rupees 83 lakh. Option B. Rupees 83 lakh 10,000. Option C.
Rupees 83,25,000. Option D. Rupees 83,35,000. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 83,10,000 रुपए। चलिए इस फॉरेक्स गणित को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहां एक्सपोर्टर का पैसा बैंक को मिल चुका है। सवाल में साफ लिखा है कि $1,00,000 की रकम न्यूयॉर्क के नोस्ट्रो अकाउंट में पहले ही क्रेडिट हो चुकी है। इसका मतलब है कि विदेशी मुद्रा बैंक के पास आ गई है। फेडाई के नियमों के अनुसार जब भी विदेशी मुद्रा का भुगतान बिना किसी देरी के बैंक के नोस्ट्रो खाते में आ जाता है तो बैंक को टीटी बाइंग रेट लागू करना होता है। अगर पैसा आना बाकी होता तो बिल बाइंग रेट लगता। चूंकि पैसा आ चुका है, हम टीटी बाइंग रेट यानी 83.10 का इस्तेमाल करेंगे। अब $1,00,000 को इस रेट से गुणा करने पर हमें 83,10,000 रुपए मिलेंगे। बैंक यही रकम एक्सपोर्टर के घरेलू खाते में क्रेडिट करेगा। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए इस केस स्टडी के जरिए मिरर अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। Scenario: An Indian bank remits $50,000 for a client's import payment through its Nostro account maintained with a correspondent bank in New York. Based on standard banking reconciliation principles, consider the following statements regarding the accounting entries. 1. The physical Nostro account at the New York bank will reflect a debit entry for this transaction. 2. The domestic mirror account maintained by the Indian bank will reflect a credit entry in foreign currency to record this outflow. 3. The mirror account is a legally binding ledger that the New York bank uses to report the daily balances. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। चलिए इस मिरर अकाउंटिंग और नोस्ट्रो रिकॉन्सिलिएशन को समझते हैं। जब भारतीय बैंक इंपोर्ट पेमेंट के लिए $50,000 भेजता है तो उसके न्यूयॉर्क वाले नोस्ट्रो अकाउंट से पैसा कट जाएगा। नोस्ट्रो एक वास्तविक खाता है, इसलिए वहां डेबिट एंट्री होगी। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। अब भारतीय बैंक को अपने सिस्टम में भी इस लेनदेन को रिकॉर्ड करना होगा। इसके लिए वह एक मिरर अकाउंट या शैडो अकाउंट बनाता है। चूंकि नोस्ट्रो बैंक के लिए एक एसेट है और इस पेमेंट से एसेट घट रहा है, तो अकाउंटिंग के नियमों के अनुसार एसेट कम होने पर क्रेडिट एंट्री की जाती है। इसलिए मिरर अकाउंट में क्रेडिट होगा और स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। मिरर अकाउंट का कोई कानूनी आधार नहीं होता। यह सिर्फ भारतीय बैंक का अपना इंटरनल लेजर है, जिसका इस्तेमाल रिकॉन्सिलिएशन यानी मिलान के लिए होता है। न्यूयॉर्क बैंक इसका इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। आइए अब स्विफ्ट नेटवर्क और MX माइग्रेशन के इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the mandatory migration to the SWIFT ISO 20022 messaging standard. 1. The formal coexistence period ended in November 2025, making the data-rich MX format strictly mandatory for all cross-border payments. 2. The legacy metricton messaging format continues to be the default and legally mandated standard for all domestic RTGS systems within India. 3. The new MX format provides highly structured, granular data fields that significantly enhance AML screening and straight-through processing, STP. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2.
Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए स्विफ्ट नेटवर्क के इस नए माइग्रेशन को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए पुराने एमटी और नए एमएक्स फॉर्मेट का कोएग्जिस्टेंस पीरियड नवंबर 2025 में खत्म हो चुका है। अब सभी अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट्स के लिए एमएक्स फॉर्मेट का इस्तेमाल अनिवार्य है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। यह नया फॉर्मेट बहुत ही डेटा रिच और स्ट्रक्चर्ड है। इसके कारण बैंकों को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स करने में और स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग में बहुत मदद मिलती है। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है। यह सोचना गलत है कि भारतीय सिस्टम पुराने तरीके पर चल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने घरेलू आरटीजीएस सिस्टम को बहुत पहले ही ISO 20022 मानक पर अपग्रेड कर दिया है। आरटीजीएस अब पुराने एमटी फॉर्मेट पर निर्भर नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट 2 तथ्यात्मक रूप से गलत है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। वोस्ट्रो अकाउंट हमेशा घरेलू बैंक में घरेलू मुद्रा में ही मेंटेन किया जाता है। नोस्ट्रो में पैसा तुरंत आने पर बैंक हमेशा टीटी बाइंग रेट लगाता है। मिरर अकाउंट सिर्फ इंटरनल मिलान के लिए होता है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। लोरो अकाउंट कोई अलग खाता नहीं, बल्कि तीसरे बैंक का रेफरेंस टर्म है। स्विफ्ट के नए एमएक्स फॉर्मेट से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और एएमएल चेक्स बेहतर हुए हैं। अगले सवाल में हम एनआरआई बैंकिंग और एनआरआई अकाउंट्स के नियमों को समझेंगे। चलिए CHIPS और UST क्लियरिंग से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding CHIPS, Clearing House Interbank Payments System. 1. It operates as the primary US-based private sector clearing system, functioning on a multilateral netting basis for USD transactions. 2. It settles every individual transaction immediately on a gross basis without netting or offsetting any payments. 3. It requires integration with the Federal Reserve's FedWire system to fund its operations and achieve final end-of-day settlement. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए CHIPS यानी क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम को समझते हैं। यह अमेरिकी डॉलर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्लियरिंग सिस्टम है। CHIPS मल्टीलेटरल नेटिंग के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब है कि यह दिन भर के सभी पेमेंट्स को ऑफसेट करके सिर्फ नेट बैलेंस को ही सेटल करता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। अब चूंकि यह नेटिंग करता है, तो यह ग्रॉस बेसिस पर तुरंत पेमेंट सेटल नहीं करता। एक एक करके ग्रॉस सेटलमेंट करना फेडवायर का काम है, CHIPS का नहीं। इसलिए स्टेटमेंट 2 पूरी तरह गलत है। CHIPS को अपनी फंडिंग और फाइनल सेटलमेंट के लिए अमेरिकी सेंट्रल बैंक के फेडवायर सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बिना दिन का अंत नहीं हो सकता। इसलिए स्टेटमेंट 3 सही है। चलिए इसके स्टडी के जरिए CHIPS और GBP सेटलमेंट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझते हैं। Scenario: An Indian bank needs to urgently settle a large value, time-critical British pound (GBP) transaction for a corporate client in London.
Based on international clearing mechanisms, consider the following statements regarding the correct regulatory actions. 1. The bank must route the payment through CHAPS, which guarantees same-day, irrevocable GBP settlement. 2. CHAPS operates on a deferred net settlement basis to reduce the intraday liquidity needs of the participating banks. 3. The final settlement of funds in the CHAPS system occurs across the operational accounts held at the Bank of England. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। जब बात ब्रिटिश पाउंड के बड़े और टाइम क्रिटिकल पेमेंट्स की होती है तो CHAPS का इस्तेमाल होता है। इसका पूरा नाम क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम है। यह सेम डे यानी उसी दिन अटल सेटलमेंट की गारंटी देता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। यह सेटलमेंट बैंक ऑफ इंग्लैंड में मौजूद खातों के जरिए फाइनल किया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है। अब स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है? CHAPS पूरी तरह से RTGS मॉडल पर आधारित है। यह हर एक ट्रांजैक्शन को ग्रॉस बेसिस पर तुरंत अलग अलग सेटल करता है। यह CHIPS की तरह डिफर्ड नेट सेटलमेंट बिल्कुल नहीं करता, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। आइए अब RTGS सेटलमेंट प्रिंसिपल्स के इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the real-time gross settlement (RTGS) system in banking. 1. It processes and settles transactions continuously in real time, strictly on an individual basis without netting them against other payments. 2. Once an RTGS payment is executed and settled in the central bank's books, it achieves absolute legal finality and becomes irrevocable. 3. It is primarily engineered for processing high volumes of low-value, delayed retail cross-border remittances. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। चलिए RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के मैकेनिज्म को डिकोड करते हैं। जैसा कि नाम से साफ है, इसमें लेनदेन रियल टाइम में और ग्रॉस बेसिस पर होते हैं। इसमें पेमेंट्स को बंडल या नेट ऑफ नहीं किया जाता, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। एक बार RTGS से पैसा ट्रांसफर हो गया तो वह फाइनल और इर्रेवोकेबल होता है, यानी उसे वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की। यह गलत है क्योंकि RTGS मुख्य रूप से हाई वैल्यू और अर्जेंट पेमेंट्स के लिए बना है। रिटेल या छोटे और कम वैल्यू वाले पेमेंट्स के लिए NEFT जैसे सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, RTGS नहीं, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए स्विफ्ट मैसेजिंग के नए माइग्रेशन से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the translation of legacy Swift Metricton messages into the new ISO 20022 MX equivalents. 1. The legacy Metricton 103 message, primarily used for single customer credit transfers, directly maps to the PAX 008 MX message structure. 2.
The legacy Metricton to 02 message, used for general financial institution interbank transfers, maps to the PAX 009MX message structure. 3. The new MX standard completely abandons the traditional FIN format in favor of a highly structured XML syntax. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। चलिए स्विफ्ट के एमटी से एमएक्स माइग्रेशन की मैपिंग को समझते हैं। पुराने सिस्टम में ग्राहकों के पैसे भेजने के लिए MT 103 का इस्तेमाल होता था। नए ISO स्टैंडर्ड में इसे PAX.008 में बदल दिया गया है, इसलिए स्टेटमेंट एक सही है। इसी तरह जब दो बैंक आपस में पैसा ट्रांसफर करते थे तो MT 202 यूज होता था। अब इसे PAX.009 कहा जाता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। और सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव यह है कि पुराने फिन फॉर्मेट की जगह नए संदेश XML सिंटैक्स पर आधारित हैं, जो बहुत ज्यादा डेटा रिच है और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी पूरी तरह सही है। आइए अब NRI अकाउंट के नियमों पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the non-resident external NRI rupee account under FEMA guidelines. 1. Both the principal amount deposited and the interest earned on an NRI account are completely exempt from income tax and wealth tax in India. 2. The balances held in an NRI account are freely and fully repatriable abroad without requiring any special RBI permission. 3. An NRI can open a joint NRI account with a resident Indian close relative, strictly operated on a former or survivor basis. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए NRI यानी नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के नियमों को समझते हैं। यह खाता भारतीय रुपए में होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा टैक्स छूट है। NRI खाते में जमा मूलधन और उस पर मिलने वाले ब्याज पर भारत में कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, इसलिए स्टेटमेंट एक सही है। इसके अलावा इस खाते का पैसा पूरी तरह से वापस विदेश ले जाया जा सकता है। इस पर रिजर्व बैंक की कोई लिमिट या रोक नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब जॉइंट अकाउंट की बात करें तो एक NRI अपने निवासी भारतीय रिश्तेदार के साथ मिलकर यह खाता खोल सकता है, लेकिन रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार यह सिर्फ पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी यानी फॉर्मर और सर्वाइवर के आधार पर ही खोला जा सकता है। इसका मतलब है कि जब तक NRI जिंदा है वही खाता चलाएगा, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल सही है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। CHIPS मल्टीलेटरल नेटिंग पर काम करता है, यह ग्रॉस सेटलमेंट नहीं करता। CHIPS ब्रिटिश पाउंड के लिए एक RTGS सिस्टम है। स्विफ्ट माइग्रेशन में MT 103 अब PAX.008 बन गया है। RTGS में किया गया पेमेंट अटल होता है और वापस नहीं लिया जा सकता। NRI अकाउंट टैक्स फ्री होता है और इसमें फॉर्मर और सर्वाइवर का नियम लगता है।
अगले सवाल में हम एनआरओ अकाउंट्स की लिमिट और फॉर्म 15 सीए के नियमों को समझेंगे। चलिए इस केस स्टडी के जरिए एनआरओ अकाउंट की रिपेट्रिएशन लिमिट्स को समझते हैं। Scenario: A non-resident Indian (NRI) earns a substantial income in India through property rent and mutual fund dividends. He wishes to remit these funds back to his home country in the UK from his non-resident ordinary (NRO) rupee account. Based on FEMA guidelines, consider the following statements regarding the regulatory actions. 1. He can freely repatriate up to $1 million per financial year from his NRO account for bona fide purposes. 2. The repatriation process strictly requires the submission of Form 15CA and a Chartered Accountant's Certificate in Form 15CB. 3. If the remittance exceeds the mandated limit, he must obtain explicit prior approval from the Reserve Bank of India, RBI. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। चलिए एनआरओ यानी नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट के रिपेट्रिएशन नियमों को गहराई से समझते हैं। जब कोई एनआरआई भारत में किराया या डिविडेंड जैसी आय कमाता है तो वह पैसा एनआरओ खाते में जमा होता है। फेमा के तहत एक वित्तीय वर्ष में एनआरओ खाते से अधिकतम $1 मिलियन तक की रकम वापस विदेश भेजी जा सकती है। इसलिए स्टेटमेंट एक सही है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। पैसा बाहर भेजने से पहले इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स चुकाना होता है। इसके सबूत के तौर पर फॉर्म 15 सीए और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित फॉर्म 15 सीबी जमा करना अनिवार्य है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अगर कोई एनआरआई $1 मिलियन से ज्यादा रकम ले जाना चाहता है तो उसे सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले अनुमति लेनी होगी। बैंक अपनी मर्जी से यह रकम प्रोसेस नहीं कर सकता। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी पूरी तरह सही है। आइए अब FCNRB डिपॉजिट्स के इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक FCNRB account. 1. It can only be opened in the form of term deposits, strictly with maturities ranging from a minimum of 1 year to a maximum of 5 years. 2. Since the deposit is maintained in a designated foreign currency, the entire exchange rate risk is borne by the depositor. 3. The principal amount and the interest earned are fully repatriable and completely exempt from income tax in India. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए FCNRB डिपॉजिट्स के नियमों को डिकोड करते हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार यह खाता कभी भी सेविंग्स या करंट अकाउंट के रूप में नहीं खोला जा सकता। यह सिर्फ टर्म डिपॉजिट यानी FD के रूप में खुलता है, जिसकी अवधि कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल होती है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इस खाते में मूलधन और ब्याज दोनों पर भारत में कोई टैक्स नहीं लगता और पैसा पूरी तरह से रिपेट्रिएबल होता है। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है। अब समझते हैं
कि स्टेटमेंट 2 क्यों गलत है। FCNR खाता विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर या पाउंड में ही रखा जाता है। जब मैच्योरिटी होती है तो बैंक को उसी विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। इसलिए इस खाते में एक्सचेंज रेट रिस्क पूरी तरह से बैंक उठाता है, ना कि ग्राहक। ग्राहक को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। इसलिए स्टेटमेंट 2 तथ्यात्मक रूप से गलत है। चलिए स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी SNRR account. 1. It is a non-interest-bearing account designed exclusively for executing bona fide business transactions in India by persons resident outside India. 2. The tenure of an SNRR account is strictly limited and cannot exceed 7 years without explicit prior approval from the RBI. 3. Funds from an SNRR account can be freely transferred to the non-resident ordinary NRO account of the same person without restrictions. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। चलिए SNRR यानी स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट के बिजनेस नियमों को समझते हैं। यह खाता उन विदेशियों के लिए है जिन्हें भारत में कोई वास्तविक व्यापार करना होता है। इस खाते पर बैंक कोई ब्याज नहीं देते, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। फेमा नियमों के तहत इस खाते की अधिकतम अवधि सिर्फ 7 साल होती है। अगर 7 साल से ज्यादा खाता चलाना है तो रिजर्व बैंक से विशेष अनुमति लेनी होगी। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की, जो गलत है। रिजर्व बैंक मनमाने ढंग से फंड्स ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं देता। SNRR खाते से NRO खाते में पैसा सीधे तौर पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही इसकी इजाजत मिलती है और यह फ्री या बिना प्रतिबंध के तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। आइए अब फॉरेन एक्सचेंज और FCNR के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। An Indian bank accepts an FCNR B term deposit of $1 lakh for exactly 1 year at an interest rate of 4.50% P. A. To cover its exchange risk, the bank decides to swap the funds in the domestic market. The current USD INR spot rate is Rs 83.00 and the 1-year forward premium for USD is quoted exactly at Rs 1.66. Ignoring compounding and reserve requirements, calculate the effective rupee yield generated by the bank on these swapped funds. Option A. 4.50%. Option B. 5.50%. Option C. 6.50%. Option D. 8.50%. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 6.50%। चलिए इस फॉरेक्स और यील्ड गणित को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहां बैंक ने $1 लाख का FCNR डिपॉजिट लिया है। इस पर बैंक ग्राहक को 4.50% का ब्याज दे रहा है, लेकिन बैंक ने इस डॉलर को घरेलू बाजार में रुपए में बदल लिया है। इस रिस्क को कवर करने के लिए बैंक फॉरवर्ड प्रीमियम कमाता है। हमें सबसे पहले इस ₹1.66 के प्रीमियम को प्रतिशत में बदलना होगा। इसका फॉर्मूला है
फॉरवर्ड प्रीमियम को स्पॉट रेट यानी 83 रुपए से भाग दें और 100 से गुणा करें। 1.66 को 83 से भाग देने पर 0.02 आता है, जिसे प्रतिशत में बदले तो 2% बनता है। अब प्रभावी रुपया यील्ड निकालने के लिए डॉलर की ब्याज दर में इस प्रीमियम को जोड़ दें, यानी 4.5% प्लस 2%, कुल मिलाकर 6.50% हो जाता है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए एनआरआई डिपॉजिट्स के खिलाफ दिए जाने वाले लोन से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding rupee loans granted by Indian banks against the security of NRE and FCNR, B. Term deposits. 1. Banks can grant rupee loans to the depositor against these deposits without any regulatory ceiling limit, subject to standard margin requirements. 2. The loan funds cannot be utilized for undertaking agricultural activities, plantation activities, or real estate business in India. 3. The loan can be repaid either by adjusting the deposit maturity proceeds or through a fresh inward remittance from abroad. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। चलिए एनआरआई डिपॉजिट्स पर मिलने वाले रुपी लोन्स के नियमों को समझते हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार अगर कोई एनआरआई अपनी एनआरए या एफसीएनआर एफडी के खिलाफ लोन लेता है तो उस लोन की रकम पर कोई अधिकतम सीमा या सीलिंग नहीं है। बैंक बस अपना तय मार्जिन काट कर लोन दे सकता है। इसलिए स्टेटमेंट एक सही है। लेकिन रिजर्व बैंक ने इस पैसे के एंड यूज यानी इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगाई है। लोन का पैसा खेती, प्लांटेशन या सट्टेबाजी वाले रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं लगाया जा सकता। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। इस लोन को चुकाने के कई तरीके हैं। ग्राहक चाहे तो अपनी एफडी मैच्योर होने पर उसके पैसे से लोन कटवा सकता है या फिर विदेश से नया इनवर्ड रेमिटेंस भेजकर भी लोन भर सकता है। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी पूरी तरह सही है। चलिए अब क्वेश्चन 16 से 20 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। एनआरओ खाते से हर साल $1 मिलियन रिपेट्रिएट किए जा सकते हैं। एफसीएनआरबी में एक्सचेंज रिस्क बैंक का होता है, ग्राहक का नहीं। एसएनआरआर अकाउंट बिजनेस के लिए होता है और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। एफसीएनआर का रुपी यील्ड डॉलर रेट और फॉरवर्ड प्रीमियम को जोड़कर निकलता है। एनआरआई डिपॉजिट लोन का पैसा खेती या रियल एस्टेट में नहीं लगाया जा सकता। अगले सवाल में हम एनआरआई हाउसिंग लोन्स और उसके एलटीवी कैलकुलेशन को समझेंगे। चलिए एनआरआई डिपॉजिट्स के खिलाफ थर्ड पार्टी लोन से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding rupee loans granted to a resident third party against the security of an NRI's NRE FCNR, B. Term deposits. 1. The resident third party can freely remit the loan funds outside India to assist the non-resident depositor. 2. The non-resident depositor must legally act as a guarantor for the loan facility provided to the resident third party. 3. The loan must be strictly utilized for personal or business purposes within India, subject to standard end-use restrictions. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1,
2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। चलिए इस थर्ड पार्टी लोन के नियम को डिकोड करते हैं। अगर कोई भारतीय नागरिक किसी एनआरआई की एफडी के आधार पर लोन लेना चाहता है तो बैंक यह सुविधा दे सकता है, लेकिन इसमें सबसे पहली शर्त यह है कि वह एनआरआई उस लोन के लिए गारंटर होना चाहिए। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। इस लोन का पैसा सिर्फ भारत के अंदर बिजनेस या निजी कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस पर खेती या सट्टेबाजी वाले एंड यूज प्रतिबंध लागू होते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की, जो गलत है। रिजर्व बैंक के सख्त फेमा नियमों के अनुसार भारत में लिए गए इस लोन का पैसा किसी भी हाल में वापस विदेश नहीं भेजा जा सकता, यानी थर्ड पार्टी इस पैसे को लेकर एनआरआई की मदद करने के लिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर नहीं कर सकती। इसलिए स्टेटमेंट 1 पूरी तरह गलत है। आइए अब हाउसिंग लोन मार्जिन के इस केसलेट पर नजर डालते हैं। Scenario: An NRI applies for a housing loan of rupees 80 lakhs from an Indian bank to purchase a residential flat in Mumbai. The bank sanctions the loan with a 20% margin requirement. Based on RBI guidelines, consider the following statements regarding the funding and disbursement of this loan. 1. The NRI must strictly fund the rupees 16 lakh margin through a fresh inward remittance from abroad. 2. The bank can permit the margin to be paid using the legitimate balances held in the NRI's existing NRO account. 3. The loan amount disbursed cannot be credited to the NRI's NRE account, it must be paid directly to the builder or seller. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। चलिए हाउसिंग लोन और उसके मार्जिन मनी के नियमों को समझते हैं। जब एनआरआई भारत में घर खरीदता है तो 20% मार्जिन यानी 16 लाख रुपए उसे खुद देने होते हैं। बैंक इस मार्जिन के लिए इनवर्ड रेमिटेंस तो स्वीकार करता ही है, लेकिन अगर ग्राहक के पास एनआरओ, एनआरए या एफसीएनआर खाते में पहले से पैसा है तो बैंक वहां से भी यह मार्जिन ले सकता है। कोई सख्त पाबंदी नहीं है कि पैसा विदेश से ही आना चाहिए। इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। अब डिसबर्समेंट की बात करें तो हाउसिंग लोन का पैसा कभी भी ग्राहक के एनआरए खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाता। इसका भुगतान सीधे बिल्डर या प्रॉपर्टी बेचने वाले सेलर के खाते में किया जाता है ताकि पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी पूरी तरह सही है। चलिए हाउसिंग लोन रिपेमेंट चैनल से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the repayment channels permitted for housing loans granted to non-resident Indians, NRIs. 1. The equated monthly installments, EMIs, can legitimately be serviced using the rental income generated by the purchased residential property. 2. The borrower is strictly prohibited from using the funds in their non-resident ordinary NRO account to service the housing loan EMIs. 3. The repayment can be made through a direct inward remittance from outside India through standard banking channels. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D.
1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए एनआरआई हाउसिंग लोन्स के रिपेमेंट चैनल्स को समझते हैं। एक एनआरआई अपने हाउसिंग लोन की ईएमआई चुकाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। वह विदेश से इनवर्ड रेमिटेंस भेज सकता है, इसलिए स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर उस घर को किराए पर दिया गया है तो उस रेंटल इनकम का इस्तेमाल भी सीधे ईएमआई चुकाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 भी सही है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, जो गलत है। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार एनआरआई अपने एनआरओ खाते में पड़े पैसे का इस्तेमाल बेझिझक अपनी हाउसिंग लोन की किस्त चुकाने के लिए कर सकता है। इस पर कोई सख्त पाबंदी नहीं है, क्योंकि एनआरओ खाता भारत में होने वाली आय को ही मैनेज करता है और लोन रिपेमेंट एक वैध खर्च है। इसलिए स्टेटमेंट 2 तथ्यात्मक रूप से गलत है। आइए अब प्रॉपर्टी एंड यूज रेस्ट्रिक्शन के इसके स्टडी को सॉल्व करते हैं। Scenario: An NRI approaches an authorized dealer bank in India seeking a housing loan to purchase a property on the outskirts of Bengaluru. Based on FEMA regulations, consider the following statements regarding the permissible end use of the property. 1. The bank is permitted to grant the housing loan if the property is explicitly categorized as a farmhouse. 2. The housing loan can only be sanctioned for the purchase or construction of a strictly residential property in India. 3. The bank must ensure that absolutely no loan funds are utilized for acquiring agricultural land or plantation property. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। चलिए इस रियल एस्टेट सिनेरियो और फेमा रेगुलेशंस को डिकोड करते हैं। भारत में एनआरआई को हाउसिंग लोन देने के बहुत स्पष्ट नियम हैं। बैंक यह लोन सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी घर खरीदने या बनाने के लिए दे सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। फेमा के तहत किसी भी एनआरआई को भारत में एग्रीकल्चरल लैंड, प्लांटेशन या कोई भी खेती वाली जमीन खरीदने की सख्त मनाही है, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 1 गलत क्यों है। भारतीय कानून में फार्म हाउस को भी खेती वाली संपत्ति यानी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए कोई भी एनआरआई फार्म हाउस खरीदने के लिए ना तो हाउसिंग लोन ले सकता है और ना ही उसे खरीद सकता है। बैंक को ऐसा लोन तुरंत रिजेक्ट करना होगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 पूरी तरह गलत है। चलिए एलटीवी रेशियो और वैल्यूएशन के इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। Calculate the maximum permissible loan to value (LTV) ratio and the resulting maximum loan amount for an NRI purchasing a residential property valued exactly at rupees 100 lakhs, assuming standard RBI prudential limits for housing finance. Option A. 90% LTV, rupees 90 lakhs. Option B. 80% LTV, rupees 80 lakhs. Option C. 75% LTV, rupees 75 lakhs. Option D. 70% LTV, rupees 70 lakhs. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 75% एलटीवी और 75 लाख रुपए। चलिए एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू रेशियो के इस रिजर्व बैंक के गणित को समझते हैं। रिजर्व बैंक ने लोन की रकम के आधार पर अलग अलग टियर्स बनाए हैं।
अगर घर की कीमत 30 लाख रुपए तक है तो बैंक 90% तक लोन दे सकता है। अगर कीमत 30 लाख से 75 लाख के बीच है तो अधिकतम LTV 80% होता है। लेकिन इस सवाल में NRI के घर की कुल कीमत 100 लाख यानी 1 करोड़ रुपए है। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार 75 लाख रुपए से ऊपर की किसी भी प्रॉपर्टी के लिए बैंक अधिकतम 75% ही लोन दे सकता है। इसलिए 1 करोड़ की कीमत पर 75% का LTV लगाने पर बैंक अधिकतम 75 लाख रुपए का ही हाउसिंग लोन सैंक्शन कर सकता है। बाकी 25 लाख रुपए ग्राहक को अपने मार्जिन मनी से देने होंगे। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। चलिए अब क्वेश्चन 21 से 25 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। थर्ड पार्टी लोन का पैसा विदेश नहीं भेजा जा सकता और NRI को गारंटर बनना पड़ता है। हाउसिंग लोन का मार्जिन NRO अकाउंट के बैलेंस से भी दिया जा सकता है। NRI अपने घर की रेंटल इनकम से भी EMI चुका सकते हैं। NRI किसी भी हाल में फार्म हाउस या खेती की जमीन नहीं खरीद सकते। 75 लाख से ऊपर के घर पर LTV रेशियो 75% फिक्स होता है। अगले सवाल में हम इस चैप्टर के आखिरी कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे। चलिए NRI डिपॉजिट्स पर फॉरेन करेंसी लोन से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding loans granted in foreign currency against the security of NRE or FCNR, B. Deposits. 1. Authorized dealer banks in India are permitted to grant loans in freely convertible foreign currency to the non-resident depositor against their term deposits. 2. The sanctioned foreign currency loan can be directly credited to the borrower's domestic NRO account to fund their local business operations in India. 3. The repayment of such foreign currency loans must strictly be executed via a fresh inward remittance from abroad or by adjusting the deposit's maturity proceeds. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए फॉरेन करेंसी लोन के नियमों को डिकोड करते हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार भारतीय बैंक NRI ग्राहकों को उनकी FCNR या NRI FD के आधार पर विदेशी मुद्रा में भी लोन दे सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। इस लोन को चुकाने के लिए ग्राहक को विदेश से इनवर्ड रेमिटेंस भेजना होता है या फिर बैंक सीधा उसकी मैच्योरिटी की रकम से यह लोन काट लेता है। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी पूरी तरह सही है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, जो कि गलत है। फॉरेन करेंसी लोन का पैसा कभी भी भारत के अंदर इस्तेमाल होने वाले NRO खाते में क्रेडिट नहीं किया जा सकता। यह पैसा या तो वापस विदेश भेजा जाता है या फिर सीधे किसी विदेशी सप्लायर को भुगतान किया जाता है। अगर ग्राहक को भारत में बिजनेस के लिए पैसा चाहिए तो उसे रुपी लोन लेना होगा, न कि फॉरेन करेंसी लोन। इसलिए स्टेटमेंट 2 तथ्यात्मक रूप से गलत है। आइए अब NRI अकाउंट्स में पावर ऑफ अटॉर्नी के इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the operation of an NRI account by a resident Indian under a power of attorney, POI, granted by the NRI account holder. 1. An NRI can legally mandate a resident Indian clause relative to operate their NRI account through a validly executed power of attorney. 2. The POI holder is strictly restricted to executing local rupee payments on behalf of the NRI and cannot repatriate funds outside India. 3.
The POA holder is explicitly permitted to open new NRE term deposits or gift funds from the account to other resident Indians. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। चलिए पावर ऑफ अटॉर्नी यानी पीओए के ऑपरेशनल नियमों को समझते हैं। अगर कोई एनआरआई विदेश में रहता है तो वह भारत में अपने किसी रिश्तेदार को अपने एनआरआई खाते को चलाने का कानूनी अधिकार दे सकता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। लेकिन रिजर्व बैंक ने इस अधिकार पर भारी प्रतिबंध लगाए हैं। पीओए होल्डर सिर्फ भारत के अंदर के स्थानीय खर्चों का भुगतान कर सकता है। वह इस खाते से एक भी पैसा विदेश वापस नहीं भेज सकता। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ असली खाताधारक के पास होता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 3 क्यों गलत है। पीओए होल्डर को सिर्फ रूटीन काम करने की इजाजत है। वह बैंक में कोई नई एफडी या नया खाता नहीं खोल सकता। साथ ही वह इस खाते के पैसों से किसी और को गिफ्ट भी नहीं दे सकता। यह दोनों काम पीओए होल्डर के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसलिए स्टेटमेंट 3 पूरी तरह गलत